सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1.4 सोइंग यानी बीज बोना। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो आपका सोइंग है यानी बीज का बोना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सीधी सी बात है भाई, बीज नहीं डालोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सोइंग से पहले, बीज डालने से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। बोने से पहले सीड का सिलेक्शन किया जाता है कि भाई सीड हमको जो बोनी है वो कैसी होनी चाहिए। एक तो वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। गुड क्वालिटी का मतलब उसका शेप, साइज, कलर सही होना चाहिए। इससे फर्क पड़ता है। यानी आपने अगर टेढ़ी मेढ़ी सीड ले ली तो उससे आपके जो क्रॉप है उस पर असर पड़ता है। तो एक तो अच्छी क्वालिटी की लेना है, क्लीन लेना है, साफ सुथरी लेना है, हेल्दी लेना है। हेल्दी का मतलब वो डैमेज वगैरह ना हो, मान लो कहीं से कटी हो या उसके अंदर से छेद वगैरह हो, कीड़े लग गए हो, इस तरह से ना हो। बिल्कुल हेल्दी सीड हो और गुड वैरायटी की हो। अभी वैरायटी का मतलब क्या है? देखो, जो फार्मर है ना वो प्रेफर करता है ऐसी सीड को जो हाई यील्ड दे, यानी ज्यादा पैदावार दे। अब मार्केट में अलग अलग वैरायटी की सीड आती है। जैसे हम, चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको गेहूं की बीज चाहिए, मार्केट में जाओगे और कहोगे हमको गेहूं की बीज दे दो, तो कहेगा कौन वाली चाहिए? अलग अलग वैरायटी की है। तो गेहूं की बीज की एक वैरायटी आती है W502। ये आपको याद नहीं रखना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर इस सीड को आप 1 हेक्टेयर लैंड पे बोओगे तो उससे आपको 60 क्विंटल गेहूं मिलेगा। इतनी फसल आपको मिलेगी। वहीं दूसरी वैरायटी जिसका नाम UP 2526 है, ये वाली सीड लेके 1 हेक्टेयर यानी उतनी ही बड़ी जमीन पे डालोगे तो आपको 30 क्विंटल गेहूं मिलेगा। जमीन उतनी ही बड़ी है। एक वैरायटी के लोगे तो 60 क्विंटल, दूसरी वैरायटी के लोगे तो 30 क्विंटल, सीधे सीधा आधा हो गया। तो कौन वाली आप पसंद करोगे? जिसमें ज़्यादा यील्डिंग हो, ज़्यादा पैदावार हो। तो गुड वैरायटी की सीड सेलेक्ट करना ताकि ज़्यादा यील्डिंग हो, ज़्यादा पैदावार हो। तो अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स की बात कर लेते हैं कि सीड हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब पहली करिए, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि कुछ उन्होंने चने की सीड ली और एक बर्तन में डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया। कुछ मिनट के बाद कुछ जो सीड थी वो ऊपर तैरने लगी। अब मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ सीड क्यों पानी के ऊपर तैर रही हैं। तो इसका रीज़न समझने के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 1.1, आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है या कोई भी बर्तन ले लो, उसको आधा पानी से भर लो। अब 1 मुट्ठी आपको गेहूं की बीज डाल देनी है और अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। कुछ टाइम के लिए आप वेट करो। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? क्या ऐसी कोई सीड आपको दिखी जो कि पानी में ऊपर तैर रही है? तो कुछ सीड आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि नीचे नहीं डूबी होंगी बल्कि ऊपर तैर रही होंगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो बीज ऊपर तैर रही हैं वो हल्की हैं या भारी हैं उनसे जो कि डूब गई। बहुत सारी जो सीड थी गेहूं की वो नीचे डूब गई और कुछ थी जो तैर रही थी। तो बताओ, जो तैरने वाली है वो हल्की है कि भारी डूबने वालों से? भाई सीधी सी बात है, हल्की है तभी तो तैर रही हैं। तो जो ऊपर तैर रही हैं वो हल्की होंगी। तो सवाल ये कि क्यों हल्की हैं? तो जो आपकी डैमेज सीड होती है ना वो खोखली हो जाती है और इसलिए हल्की होती है। मान लो कहीं से कट गई तो साइज छोटा हो गया कि नहीं, उसका वजन कम हो गया, या अंदर से खोखली हो गई, कीड़ा वगैरह लगा, या किसी भी तरीके से अंदर का मटेरियल निकल गया, तो वो हल्की हो जाएंगी। और हल्की होंगी तो पानी के ऊपर तैरेंगी। तो एक अच्छा मेथड है सेपरेट करने का कि जो अच्छी और हेल्दी वाली सीड है खराब वाली से इस तरह से सेपरेट किया जाता है कि आप पानी में डाल दो, जो ऊपर तैर रही है इसका मतलब वो खराब है, हेल्दी नहीं है, और ऊपर से उनको निकाल के हटा दो। अब सोइंग करने से पहले, बोने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट काम हमारा ये होता है कि उन टूल के बारे में भी जान लें जिनसे सोइंग की जाती है सीड्स की। यानी बीज बोना है तो कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टूल कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो आपका है ट्रेडिशनल टूल, यानी बहुत पहले ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला टूल है बीज को बोने का, वो टूल आपको फनल टाइप का दिखेगा। ये इस तरह से आपका फनल होता है कि ऊपर से ये चौड़ा होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ ये पतला हो जाता है। इसी में ऊपर ऐसे बीज डाली जाती है और होते हुए यहाँ पाइप के थ्रू होते हुए ये नीचे चली जाती है। नीचे साइड में आप देख सकते हो इस तरह से तिरछा ये कट है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको ज़मीन के अंदर डालना होता है। भाई बीज ऊपर तो डालते नहीं ना, मिट्टी के थोड़े और अंदर जाके डालते हो। तो इस तरह से तिरछा कट रहेगा तो इधर किनारे पे देखो नोक टाइप का बना रहेगा, तो ये मिट्टी में आसानी से घुस जाएगा। तो अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर ऊपर से बीज डालते हैं तो वो अंदर चली जाती है। तो ये जो इसका नीचे पाइप वाला पार्ट है ये एक भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से 2 या 3 पाइप भी हो सकते हैं। यानी एक ही टूल के अंदर 1 पाइप भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3, जैसे यहाँ देख सकते हो इस तरह हो सकता है। इससे क्या होगा, इसमें डालोगे तो एक ऐसे सीधा गिर जाएगा, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो एक बार में 3 जगह आपकी जो है बीज वो डल जाएगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सीड है उसको फनल के अंदर फिल कर देते हैं और ये सीड पास होते हुए 2 या 3 जो पाइप होते हैं उसके शार्प एंड होते हैं, यानी नोकदार नीचे निकला होता है, उसी के थ्रू ये चले जाते हैं। ये जो किनारे होते हैं शार्प एंड होते हैं, ये पियर्स कर जाते हैं, छेद कर देते हैं सॉइल के अंदर
और जो सीड है वो नीचे अंदर की तरफ जाके चली जाती है। अब ये जो मेथड है पुराना हो गया, इसके अंदर कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी थोड़ा सा उसको हम एक बार जान लेते हैं। तो ये यहाँ पर इमेज में देख सकते हो किस तरीके से इसको ज़मीन के अंदर घुसा दिया जाता है, फिर सीड डालते हैं तो ये मिट्टी के अंदर जाके पड़ जाती है, क्योंकि अंदर हमको डालना है, ऊपर तो डालना नहीं बीज। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ देखो सीड डालेंगे तो एक बार में एक ही जगह डलेगी, या अगर 3 पाइप वाला भी है तो एक बार में 3 जगह डलेगी। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। तो बार बार हर जगह आपको इस टूल को डालना पड़ेगा, फिर सीड डालनी पड़ेगी। तो एक बार में बहुत थोड़ी सीड डल पा रही है, जिसकी वजह से हमको टाइम भी लगेगा। और यहाँ नीचे इमेज में देख सकते हो किस तरह से बैल के पीछे बांधा गया है, और एक आदमी जो है वो हल को पकड़े है, स्टूल को पकड़े हुए है, और दूसरा सीड डाल रहा है। तो 2 आदमी यहाँ लग रहे हैं और उनको पूरा पैदल साथ में चलना पड़ेगा। एक बार में थोड़ी बीज डल रही है तो थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2 आदमी लगे हैं जो कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं, मेहनत भी लग रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। फिर बीज डालते हुए जब जाते हैं तो जैसे मान लो एक बार ये लेफ्ट वाली जगह डाले, फिर ये नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर सीड डाल दिया हमने। अब क्योंकि अपने से डालना है, इंसान को ही डालना है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि मान लो तीसरी बार जब डाला तो थोड़ी दूरी हो गई। तो ये पहले और दूसरे वाले के बीच का गैप देखो और दूसरे और तीसरे वाले का गैप देख लो, ये अलग अलग है ना। यहाँ दोनों तो करीब करीब है, ये थोड़ी दूरी पे आ गया, क्योंकि इंसान को ही करना है, इतना कोई नाप के तो करेगा नहीं कि हाँ यही डालना है, इतनी ही सेंटीमीटर पे दूसरी जगह डालना है। अंदाजे से डाल रहे हैं तो कुछ सीड आपस में करीब करीब डल गई, कुछ दूर दूर डल गई। एक प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरा, इस वाली इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा ये अंदर गया है तो बीज यहाँ डलेगी। दूसरे वाले केस में ज्यादा अंदर चला गया, क्योंकि अपने से ही इसको टूल को अंदर डालना है ना। मान लो एक बार डाले ज्यादा अंदर नहीं गया, दोबारा ज्यादा अंदर चला गया, फिर तीसरी में थोड़ा सा अंदर गया। तो एक बार बीज यहाँ डल रही है, दूसरे में और गहराई में डल रही है, तीसरे में थोड़ा ऊपर डल रही है। तो बीज की जो गहराई है वो कम ज्यादा है, कहीं पर बीज ऊपर डल रही है, कहीं नीचे डल रही है, कहीं बहुत नीचे डल रही है। तो ये सारी कहानी है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए अब जो है हम क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल। ये ऊपर देख सकते हो सीड ड्रिल की इमेज है। तो आज के टाइम में सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सोइंग के लिए, और ये ट्रैक्टर की हेल्प से काम करता है। यानी ट्रैक्टर से इसको जोड़ देते हैं तो ट्रैक्टर चलता रहता है और ये अपना पीछे सीड ऑटोमेटिक डालती रहती है, पीछे किसी आदमी को जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो ऊपर ये ट्रे टाइप का है, इसी के अंदर सीड को डाल दिया जाता है। फिर बहुत सारे पाइप टाइप के यहाँ निकले हुए हैं, इसी पाइप के थ्रू होते हुए सीड अंदर चली जाती है। नीचे एक साइड ऐसे कांटा कांटा टाइप का बना हुआ है, ये मिट्टी को उखाड़ता रहेगा, गड्ढा करता रहेगा और सीड अंदर जाती रहेगी। इस वाली इमेज में देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये ऊपर इस तरह से हम सीड डाल देते हैं, फिर पाइप के थ्रू होते हुए सब जगह सीड जाती रहती है। तो एक बार में बहुत ज्यादा सीड डल जा रही है। अच्छा, एक पाइप के थ्रू होते हुए जैसे यहाँ सीड डल रही है, फिर दूसरी यहाँ डल रही है, तीसरी यहाँ डल रही है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है उनके बीच की दूरी सेम रखी जाती है, ताकि इक्वल डिस्टेंस पे जो सीड है वो डले और सब एक लेवल पे होती है, जिससे ये भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई सीड ज्यादा नीचे चली गई, कोई ज्यादा ऊपर है। ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया, इससे आप समझ सकते हो कि जैसे ये ऊपर ग्रे कलर वाला है, इसके अंदर हम सीड डालेंगे और ये येलो कलर का जो है पाइप टाइप का है, इसके थ्रू सीड जाएगी। तो देख सकते हो सारे जो पाइप हैं इनके बीच की दूरी सेम है, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस पे सीड डलेगी। दूसरा, सब एक ही लेवल पे है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा नीचे है कोई ज्यादा ऊपर है, सब एक लेवल पे है। तो सीड जहां एक डलेगी वही दूसरी भी, तीसरी, चौथी, जितने भी पाइप होंगे सब उसी एक लेवल पे सीड डलेगी, इक्वल दूरी पे डलेगी और इक्वल लेवल पे डलेगी, और एक बार में ज्यादा सीड डलेगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि ये जो है वो सीड को शो करता है यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, यानी सब की जो दूरी है वो बराबर होती है और सबकी जो गहराई है वो बराबर होती है। अच्छा, इसके पीछे एक लेवलर टाइप का भी लगा होता है कि सीड अंदर जाने के बाद वो जो मिट्टी का लेवल है उसको बराबर करता रहे, उसके ऊपर मिट्टी डालता रहे। तो ये इंश्योर करता है कि सीड जो है वो कवर हो जाए सॉइल से आफ्टर सोइंग, यानी बीज जाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डल जाए। तो पीछे वो भी सिस्टम लगा होता है। इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को कि बर्ड वगैरह ना खा ले, क्योंकि आपने गड्ढा करके सीड तो डाल दिया, अगर वो गड्ढा ऐसे ही खुला रहेगा तो चिड़िया वगैरह आके खा जाएंगी। तो ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए कि मिट्टी ऊपर से डलती रहे, तो वो भी इसके अंदर सिस्टम होता है। अब जो सोइंग की जाती है सीड ड्रिल से, वो टाइम और लेबर दोनों बचाती है, यानी टाइम भी कम लग रहा है, एक बार में ज्यादा सीड डल जा रही है, और दूसरा मेहनत भी कम लग रही है। एक ट्रैक्टर वाला चाहिए, वो बढ़िया ट्रैक्टर चलाता रहेगा आराम से बैठ के और बीज डलती रहेगी। अब बूझो कह रहा है देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी क्या होता है, ये पौधाशाला इसको कहते हैं। बहुत सारे तरीके के प्लांट होते हैं, वहाँ लगे होते हैं, तो आपको जो खरीदना वगैरह होता है तो वहाँ से खरीद सकते हो। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग। तो जो छोटे वाले प्लांट हैं उनको छोटे से बैग में रखा जाता है। इस तरह से क्यों रखा जाता है ये जानना चाह रहा है। तो पहेली इसका जवाब देती है कि जो सीड होती है कुछ प्लांट की, जैसा कि आपका पैडी हो गया, धान जिसके अंदर चावल निकलता है, पहले उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है, यानी धान को सीधे ऐसे जमीन में खेत में नहीं डाल दिया जाता है, पहले नर्सरी के अंदर उसको ग्रो किया जाता है। जब वो सीडलिंग के अंदर ग्रो हो जाते हैं, यानी बीज में से छोटा सा प्लांट निकलने लगता है, इसी को हम सीडलिंग कहते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली।
जैसे गेहूं में हमने देखा था ना कि डायरेक्ट बीज डलती जा रही खेत में। पैडी यानी धान के केस में जिससे चावल आपका निकलता है, उसमें ऐसा नहीं करते कि जाके सीधे चावल हमने डाल दिया जमीन में, बल्कि उसको नर्सरी के अंदर ग्रो कराया जाता है। जब उसमें से पेड़ निकलने लगता है तो उस एक एक पेड़ को जाके जमीन में लगाया जाता है। कुछ जो जंगली प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको भी नर्सरी के अंदर ग्रो किया जाता है। आप नर्सरी में जाके देखोगे बहुत सारे फूल वहां पर खिले होंगे, तो वहां इस तरह से ग्रो किया जाता है। यानी बीज पहले डाल के छोटे से बैग वगैरह के अंदर ग्रो करा लो, जब थोड़ा सा वो ग्रो हो जाए तब उसको फील्ड में ले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है और ऐसे फील्ड में रख देंगे तो हो सकता है उसके अंदर से प्लांट वगैरह ना निकल पाए। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्रॉडिंग ऑफ प्लांट्स। अब सीड्स के बीच में अच्छी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि बीज से प्लांट निकलने वाला है। अब एक जगह आप 10 बीज डाल दिए, अब 10 से प्लांट निकलेगा तो सब एक दूसरे को टक्कर मारेंगे कि नहीं, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी एक तरह से कि पता लगा एक जगह ढेर सारी प्लांट निकल आए। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट लाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आप कहोगे चलो एक जगह निकल आए तो क्या प्रॉब्लम है, भाई सबको सनलाइट चाहिए। अब एक जगह घुसे हुए हैं तो सही से सनलाइट नहीं मिल पाएगी, उसी मिट्टी सबको खाना चाहिए, उसी में घुसे हुए हैं सब लोग, तो न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल पाएगा। पानी डालोगे तो सबको चाहिए, हमको दे दो हमको दे दो, तो सही से पानी सबको नहीं मिल पाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर मान लो कहीं ओवर क्रॉडिंग हो गई तो क्या करते हैं, हम कुछ प्लांट को रिमूव कर देते हैं ताकि ये भीड़ कम हो जाए। ऐसे एक जगह 4 प्लांट निकल आया तो 2 को हमने हटा दिया, कहीं और चलो लगा देंगे, ताकि कम से कम 2 ठो जो रहें उनको सही से खाना पानी मिल जाए। तो सोइंग वाला जो टॉपिक है वो यहाँ एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।